नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज चर्चा में है दुनिया के अंदर सितंबर शक्ति प्रदर्शन। जी हां साथियों, आप सभी को ध्यान होगा कि इस साल की सितंबर महीने की शुरुआत में चीन के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम पर एससीओ की समिट बुलाई गई थी। ठीक उसके बाद में इस मंथ के एंड में अमेरिका के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम पर यूएन की बैठक बुलाई गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य पर लौटते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा-सा एक फैक्ट देता हूं आपको। फैक्ट ये है कि दुनिया में गुटबाजी के लिए कुछ मंच बनाए गए हैं। ऐसे समझिए कि अगर दुनिया में आपको अपनी बात बड़ी रखनी है, तो आप अपनी तरफ से बड़े बोलते रहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको सुनने वाले लोग भी अगर हों और वो भी कुछ पावरफुल लोग हों, तो आपकी बात में वज़न बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे है। एक नेताजी अकेले चिल्ला रहे हों कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लाखों की भीड़ उन्हें सुन रही हो, तो नेता थोड़े बड़े कहलाते हैं। और नेताजी जब भाषण दे रहे हों, तो उनसे और बड़े वाले नेता या उनके समकक्ष नेता टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुन रहे हों कि हाँ, आप बात सही बोल रहे हो, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, जब हमारे देश के बड़े नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं, तो कई छोट-भैया नेता बहुत तेज-तेज भाषण दे रहे होते हैं उस समय पर। उन्हें लग रहा होता है आज ही हमें शक्ति प्रदर्शन करना है, हमारा वैलिडेशन हमारे व्यूअर्स में बढ़ जाएगा ये देख करके कि देखो, हमने नेताजी के सामने ये सब बातें कही थी, हल्के में मत लेना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं अब। देखो, चाइना ने एससीओ की बैठक जब बुलाई, शंघाई सहयोग संगठन की, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक जब बुलाई, तो नेताओं की झांकी लगा दी थी। भाई साहब, इस झांकी के अंदर कुछ खुद खुद जो 10% एस द सॉरी 10 जो देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, ये तो मेंबर हैं ही एससीओ के, लेकिन इन्होंने लगभग 30 से अधिक देशों को अपने यहाँ शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बुला लिया था। इस बार खास क्या था? इस बार खास था इन तीनों की केमिस्ट्री। रशिया, इंडिया द्वारा प्रताड़ित है और तीनों ही अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तीनों के बीच में गुटबंदी ब्रिक्स के नाम पर दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। सितंबर की शुरुआत में यह बात ऐसी हो गई थी कि इन तीनों को एक साथ लाने में बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का है। यहां तक हम सभी ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा। हम भारत के इस मूव को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव कह रहे थे कि देखा, भारत ने अमेरिका को बताने के लिए जैसे ही चाइना की यात्रा करी, एकदम अमेरिका पस्त हो गया, ट्रंप परेशान हो गए, धे धमाधम ट्वीट करने लग रहे हैं, भारत के लिए समर्थन में आ गए हैं। तमाम बातें आप और हमने खूब सारी की थी। इस महीने की शुरुआत में वो आप और हमने देखी भी थी। चलिए, अच्छी बात है साहब। ये शुरुआती महीना था। देखिए, दुनिया में इस समय जो बड़ी शक्तियां हैं, उनके धड़े बने हुए हैं। पहले तक ऐसा होता था, जब यूएसएसआर और अमेरिका होते थे, अमेरिका का सहयोगी संगठन नाटो कहलाता था और यूएसएसआर का अपना संगठन डब्ल्यूटीओ कहलाता। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वार्सा टीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। अब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया जब से 1991 के अंदर इसका यूएसएसआर का अस्तित्व खत्म हुआ और वो 15 देशों में जब टूटा, तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में नहीं बचा। ठीक है, नाटो आज भी है, लेकिन 1991 के बाद एक तेजी से उठती हुई अर्थव्यवस्था आई जिसका नाम चीन था। अब इसे वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका को पछाड़ना था, तो इसने अपने तरीके के दो बड़े संगठन बनाए। एक का नाम एससीओ रखा और दूसरे का नाम था ब्रिक्स। अब आप पूछेंगे कि सर, एससीओ और ब्रिक्स दोनों के सहयोगी संगठन में भारत भी तो है। बिल्कुल सही है। एससीओ की शुरुआतकर्ताओं में चाइना शामिल है और उसने रशिया को साथ में लिया था, भारत नहीं था। ब्रिक्स में भारत और चाइना साथ साथ एंट्री किए थे। अब मैं आपको एक और तथ्य देता हूं। जैसे ना, हर काम का एक बजट होता है। जैसे भारत सरकार अपना एक बजट अनाउंस करती है, तो उस बजट में शिक्षा का बजट, डिफेंस का बजट, सबका एक बजट होता है। ऐसे ही एससीओ का अगर 100 रुपए का बजट है, तो 100 रुपए के बजट में 17.5 रुपए अकेले चाइना पे करता है। मतलब जिसका जितना बड़ा बजट, जब 10 देश हैं तो टेक्निकली 10-10% के हिसाब से बंटना चाहिए, लेकिन 17.5% के आसपास का बजट चाइना अकेले देता है और फंडिंग और देता रहता है कि चलो एससीओ को ग्रो करो, ताकि चाइना जब इस तरह की बैठक बुलाए तो उसमें बड़े से बड़ा देश पहुंचे और चाइना की शान बढ़ाए और शान में हो रही प्रदर्शन को देखे। आपने अब देखा होगा कि इनकी जो विक्ट्री परेड निकली थी, उसमें दुनिया भर के नेता इंक्लूडिंग रशिया प्रेजेंट थे। पूरे टाइम इनकी विक्ट्री परेड को एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने मतलब मजमा बना दिया था कि सब देखो बढ़िया से दुनिया वालों कि चाइना के पास कितनी ताकत है, उसने कितने नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इस पूरी मीटिंग में एक व्यक्ति जिसका बहुत मजाक बना, आपने जिसे वेटर तक कह दिया कि जब पुतिन और मोदी जी साथ साथ निकल रहे हैं, ये आदमी हाथ बांध कर खड़ा है, मोटा मुंह उतरा हुआ है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बेइज्जती फील कर रहा है, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है। तो ये किया
और ये किया तो भाई इस ह्यूमिलिएशन को मिटाने कहीं तो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में दिक्कत क्या हुई है हमेशा से, ये चाइना से तो हथियार खरीदता है लेकिन अमेरिका के सामने पूंछ दबा के रहता है, क्योंकि इसे ये पता है कि चाइना से अब इसने इतना कर्ज ले लिया है कि उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अमेरिका के सामने खड़ा होने की हिम्मत की तो अमेरिका इसे चकनाचूर कर देगा। तो अब ये दोनों पार्टों के बीच में इतना पिस चुका है कि इसे अब दोनों को साधना है। कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है, मैं उसे बोल नहीं सकता, उसका प्रसंग थोड़ा अलग चला जाएगा। बस उसमें इतना ही है कि जब आप बहुतों के मन रखते हैं तो शब्द गंभीर है, तो आप ढूंढकर अगर कबीर का दोहा कमेंट बॉक्स में लिख दे तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इनके साथ में जो हालत हुई वो ये कि ये चाइना और अमेरिका को खुश करने में इतने बिजी थे कि एससीओ की बैठक में इन्हें गजब बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हमने खूब मजे लिए इनके। अच्छा, इंडिया में जब मजे लिए जाते हैं तो पाकिस्तान वाले खुद आके देखते हैं। हमारे कई वीडियोस को बैठकर पाकिस्तान वाले रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं कि देखिए इंडिया में हमारे बारे में क्या बात हो रही है। ठीक है, अपने वाले वीडियो भी चलते हैं वहां पे। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने अपने यहां पर बेइज्जती कराई, वहां सूचना पहुंची कि सर बहुत इंसल्ट हुई आपकी, अब जाइए गुहार लगाइए। तो गुहार लगाने के लिए पहुंचे इनके पास। इनको पहले से पता था, क्योंकि बेइज्जती इस फोटो में केवल और केवल इन्हीं की नहीं हो रही थी, इनकी भी हो रही थी, क्योंकि इन्हीं के कारण तो सब मिले थे। अच्छा, इंडिया इतना ज्यादा थोड़ी चाइना के गले में डलने वाला था। इंडिया भी बेचारा धोखा खाया हुआ था, क्योंकि बेवफा सनम से पीड़ित था। इंडिया भी नए नए अफेयर में निकला था लेकिन चल नहीं पाया, तो ऐसे फिर लौट के वापस आया। इंडिया की तो हालत ही खराब, समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं हूं कहां। मैं मतलब धोखा खा गया हूं इस आदमी से। एक पर दाव लगाया तो वो आदमी जो है खोटा सिक्का निकल गया। खैर, अनुभव है वो। फिलहाल के लिए इंडिया का जो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करार दिया गया, उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में इस आदमी को बड़ी मिर्ची लगी। इसने कहा बदला लेंगे साहब। बोले कैसे लेंगे? बोले अपन लोग ना झूठ को इतना झूठ बोलेंगे। अच्छा, ये ना हिटलर के साथ में एक आदमी रहा करता था, अरे यार उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है ना, वो उसका वो था, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा नाम। उसका विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री टाइप का आदमी था, जो कि बार बार ये कहा करता था, 3 अक्षर का नाम है, गौलब वौलब क्या है, वो ये कहा करता था कि झूठ को जब मल्टीपल टाइम बात बार बोलोगे तो वो झूठ सच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उस कंसेप्ट को बढ़िया से मानता है। जैसे ये मल्टीपल टाइम दुनिया के सामने बोल चुका कि मैंने दुनिया में इतने युद्ध रुकवाए, भारत पाकिस्तान को तो 40 बार बोल चुका कि मैंने युद्ध रुकवाए। तो ये बार बार जिस बात को दोहराता है, उस दोहराव के चलते इनको बड़ी सहायता मिलती है कि जब आप भी सर फेंक ही रहे हो तो हम भी आपके साथ फेंक लेंगे, तो वैलिडेशन बढ़ जाएगा, ताकि लगेगा लोगों को कि आप सही बोल रहे हो। तो इन दोनों की इस चलते में बढ़िया बनी। अच्छा, तो ये महानुभव जो हैं ये अमेरिका की यात्रा पर रवाना होते हैं, अमेरिका में बकायदा ट्रंप से मुलाकात करते हैं, वहां पर अपने साथ में एक और अब्बा को लेके पहुंचते हैं। इन सारी बातचीतों को यहां पर यूएन में दोहराते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इनके रक्षा मंत्री ने अमेरिका में जाके खुद की कैसी बेइज्जती कराई। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप में से कोई भी साथी स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल बातें बाजार की जाकर सब्सक्राइब कर लें, या फिर हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की, जहां पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को वहां से नॉलेजफुल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही हमने आपको एक जानकारी और भी दी थी। क्या दी थी? एससीओ से बेइज्जती कराने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा। ये हमने आपको आज से 10-15 दिन पहले बता दिया था। ये 16 सितंबर की खबर है। हमने उस समय आपको बता दिया था कि साहब शहबाज शरीफ अमेरिका जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ की अमेरिका की यात्रा को दिखाया पाकिस्तान में ऐसे जाता है कि ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। वास्तविकता में क्या था? वहां पर शक्ति प्रदर्शन था यूएन का। अब अच्छा, यूएन की कहानी सुन लो। जैसे फर्स्ट पड़ाव में मैंने आपको एससीओ की कहानी सुनाई, ऐसे ही यहां पर मैं अब आपको यूएन की कहानी सुनाता हूं। देखो, यूएन में 193 देश हैं। 193 देशों में जिनके पास वीटो पावर है, अगर आप उन्हें उठाकर देखें तो वो सब की सब प्रथम विश्व युद्ध विजेता कंट्री हैं। चाहे आप अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना को उठाकर देखें तो ये वो देश हैं जिन्होंने विश्व युद्ध जीता था। यानी कि यूएन कभी भी प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व का करता नहीं है, मेंबर जरूर बना के बैठता है लेकिन फैसलों में रोल नहीं रहने देता, क्योंकि उसके पास वीटो पावर रखने वाले देश वही हैं जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध को जीते थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे वही जब वीटो पावर रखते हैं, तो जो देश उस समय पार्टी ही नहीं थे युद्ध के, जैसे कि इंडिया, या फिर जैसे जिन्होंने युद्ध हारा, जैसे जापान, जैसे
की जर्मनी, इनको कभी वहां कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिला। ऐसे ही अफ्रीका, जिन्हें कभी वहां पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जैसे दक्षिण अमेरिका, जिसका कोई महत्व वहां पर नहीं रहा। तो एक तरह से यूएन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका विजेताओं ने निभाई थी, क्योंकि जीतने वाले का शासन होता है तो बोले अपन ही राज करेंगे और अब नेक्स्ट वॉर नहीं होने देंगे। लेकिन किसको पता था कि ये वीटो पावर वाले ही देश आपस में लड़ मरेंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए चाइना वर्सेस अमेरिका, रशिया वर्सेस अमेरिका चल तो रहा ही है। ये वीटो वाले ही देश हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। खैर, इनमें भी सबसे ज्यादा जो ये दिमाग रखने वाला जो देश था वो अमेरिका था, जिसने यूएन की संकल्पना दी थी कि देखो अब सब लोग आओ और यूएन में बैठो, यहां बैठकर बढ़िया बातें करेंगे और मामलों को सुलझाएंगे, दुनिया भर के मामलों को। आज यूएन को स्थापित हुए 80 साल हो चुके हैं। 1945 में इसका फाउंडेशन डला था। 1945 से आज आप 80वें साल में हैं और इस समय यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। अब आप इसको अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन कैसे समझें, अब उस पर आइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिया का बजट होता है तो हम बताते हैं डिफेंस का इतना बजट, फलाने का इतना बजट। ऐसे ही यूएन को चलाने के लिए एक बजट अनाउंस होता है ना, कि भाई यूएन चलाना है तो उसका एक बजट होगा। तो यूएन का जो बजट है उसका लगभग 25% अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जैसे एससीओ का 17.5% चाइना द्वारा दिया जाता है। 193 कंट्री जिसके अंदर मेंबर हो, उसका 25% अगर अकेला देश दे रहा हो तो सोचकर देखो उसका कितना बड़ा वोट हो गया, या वो कंपनी का कितना बड़ा मालिक बन गया, ऐसे समझकर चलिए। ठीक है साहब? तो आप समझिए कि यूएन असल मायने में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन है। सब लोग अमेरिका के सामने जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातें इस तरह से रखते हैं कि अमेरिका हितैषी है तो रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। ठीक है? जैसे यूएन की बैठक में भारत एंट्री करने नहीं गया, अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। क्यों? क्योंकि हम अभी अमेरिका का फेवर चाहते ही नहीं थे। हमने अपनी बातें यूएन में भी रखना इसलिए उचित नहीं करा, हम अपने विदेश मंत्री को भेज दिए कि जाइए सर, बोल के आ जाइएगा। मोदी जी वहां जाएंगे, ट्रंप से बिना मिले आएंगे तो फिर बातें बनेंगी। अभी मूड नहीं है, अभी बैठी नहीं है बातचीत, छोड़ दो। मतलब सीधा सा है कि जैसे पुतिन नहीं जा रहे, जैसे शी जिनपिंग नहीं जा रहे, ये लोग यूएन की बैठक में नहीं जा रहे, अपने प्रतिनिधियों को भेज दे रहे हैं। ठीक है साहब? अच्छा साहब, यूएन की इन 193 कंट्रियों की बैठकों में जितने देश प्रेजेंट होते हैं, या तो वो अमेरिका का फेवर चाहते हैं या अमेरिका के साथ रहते हैं। आप कहेंगे तो भारत पहले जाता था तो क्या फेवर लेने जाता था? देखिए, हम लंबे समय तक 1991 तक तो हमने एक डमरू पकड़ के चला था जिसका नाम था कि हम सब किसी के साथ नहीं है, नॉन अलायंस मूवमेंट में रहेंगे, गुट निरपेक्ष नीति में रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। 1991 के बाद समझ में आया कि एक गुट तो बचा ही नहीं जिसका नाम डब्ल्यूटीओ था, तो हमने कहा अब नाटो ही बचा है, अब क्या करें? तो हमने देखा जब कोई फेवर ही नहीं बचा, धीरे धीरे उसके बाद हमारी विदेश नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया, पश्चिम की तरफ इंक्लाइंड नीतियां बनने लगी। और 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया, उस समय अमेरिकी कंपनियां भारत में भर भर के आना शुरू हुई। एक तरीके से भारत ने द्वार खोल दिए पश्चिम के लिए। जिन्होंने हम पर राज किया था, हमने उनको फिर से कहा कि आइए हम पर राज करिए। तो उसके बाद में भारत में ये कंपनियों का आगमन शुरू होता है। चलिए साहब, अब होता यह है कि अब जो अमेरिका बना है, उस अमेरिका के सामने जितनी बात भी रखनी होती है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रभावित होती ही है। इस बीच में पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। टेक्निकली वो यूएन की बैठक में जा रहा था। हाँ, ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आए हुए हर देश से मिलेंगे या फिर कुछ देशों से बातचीत करेंगे। यूएन का मुख्यालय अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में है। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो अमेरिका के अधीन ना आता हो, प्रॉपर अमेरिका के अधीन एक शहर में सब लोग वहां एकत्रित होते हैं। फील उनको यह कराया जाता है कि आप एक इंटरनेशनल सिटी में हैं, यहां से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब कुछ अमेरिका का ही होता है। सिक्योरिटी भी इवन उस पूरी बिल्डिंग पर अमेरिका की लगी होती है। ठीक है साहब? हमने अपने पुराने सेशन में बताया था कि ये भाई साहब ट्रंप से मिलने जाएंगे। निकल गए भाई साहब। भाई साहब निकलते हैं 23 सितंबर को, अपने साथ में फॉरेन मिनिस्टर को और इन सबको लेकर के यात्रा करते हैं। इस बीच में एक कांड और हो चुका था। इजराइल ने कतर पर बम फोड़ रखा था। ऐसे में सारे के सारे मुस्लिम और अरब वर्ल्ड इकट्ठे होकर के इजराइल की खिलाफत करने के लिए एकत्रित भी हुए थे कतर के अंदर। कतर के साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब अमेरिका का सहयोगी होते हुए उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस बीच में ये भाई साहब जाकर पहुंच गए। ये वहां पर जाकर पहुंचे, इनको एक फायदा मिल गया कि सऊदी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा न्यूक्लियर बम कब काम आएगा, हमारी हिफाजत में दे दो, पता चले कल को इजराइल हम पर गोला फोड़ दिया। इजराइल को डराने के लिए ही सही, तुम्हारा न्यूक्लियर बम हमारा डिफेंस तो बनेगा। कुछ इस तरह से इजराइल का साथ इनको
पाकिस्तान और सऊदी का साथ बनकर आया। अब ये लोग जब एकत्रित हुए तो इन सब ने कहा कि अब चल के हम ट्रंप से निवेदन करेंगे कि देखिए आपका एक बेटा जो है वो हम पर बिफरा पड़ा है, घुमा घुमा कर मार रहा है। सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर इकट्ठे होते हैं, अर्दगन उनके अंदर नेतृत्व करते हैं, ये बैठे हुए भाई साहब सारे नेता जाकर के ट्रंप से मुलाकात करते हैं कि सर बहुत हो गया, कृपया करके इजराइल से कह दो हमें इतना ना मारे। भाई साहब ये उनकी बातें सुनते हैं कि ठीक है मैं उससे कह दूंगा कि वो पूरे वेस्ट बैंक पर कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन जहां जहां उसकी कॉलोनी बनी हुई है वो तो रखेगा। ठीक है साहब, तो ये ट्रंप इनको बढ़िया से समझा देते हैं। उस दिन मीटिंग के बाद ये लोग निकल लेते हैं। शहबाज शरीफ के बाद में फिर शहबाज शरीफ बाकी नेताओं से मुलाकात करते हैं, लाइक माइंडेड लीडर्स के साथ, कि देखा हमने ट्रंप के सामने बात रखी कि इजराइल हमें ना मारे, तो हमारी बात सुनी है, उसने कहा ज्यादा नहीं मारेगा। ठीक है साहब, तो ये बातचीत हो जाती है। इनके बीच में बातचीत होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बातें लिखकर आती है कि हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, हम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात किए, श्रीलंका वालों से मुलाकात किए, बांग्लादेश वालों से मुलाकात किए, हम सब इकट्ठे हो लिए। देखिए हमको कहीं भी गले लगती फोटो नहीं मिली थी चाइना जब गए थे इस बार, लेकिन 193 देश थे, जिसके मन में आया उसके गले में जाकर डल गए। अच्छा साहब, अब थी वो बहुप्रतीक्षित तस्वीर जिसके लिए इन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या कितनी, इसको ऐसे समझो आप। देखो शहबाज शरीफ ट्रंप जब थे ना पिछली बार शासन में, तब से कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अब तक मिल नहीं पाया था अमेरिकी राष्ट्रपति से। इनके लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। बड़ी उपलब्धि क्यों? क्योंकि 6 साल बाद कोई पाकिस्तानी पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा था। ऐसे में ये तस्वीर के साथ साथ ये चेहरा देखना मत भूल जाना जिसे पहले ही ट्रंप बुलाकर गोटी सेट कर चुके थे। ये कौन है? आसिम मुनीर। असल मायने में पाकिस्तान की रियल सत्ता यही चलाते हैं, फील्ड मार्शल जिनको बनाया गया है। आप सोचे कि शहबाज शरीफ बार बार यूएन में भी इन्हीं के नाम का कसम खा करके आगे का काम शुरू किए। इनको पहले ही ट्रंप ने सेट किया हुआ था ईरान के मामले में कि देखो इजराइल जब ईरान को मारने आएगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से निकलने की आदत आती है। तुम ईरान को संतुष्टि दे दिए थे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ नहीं करोगे। तो इनको तो इसने केवल क्रिप्टो पकड़ा करके सेट कर दिया था। इन्हीं के क्रिप्टो के चलते तो फिर हमें समझ में आया, मैंने भी तो आपसे यही कहा कि बातें बाजार की पर अब क्रिप्टो की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि खेल दुनिया में क्रिप्टो से बिगाड़ा जा रहा है। तो हम भी तो समझ लें, पता चले हम बहुत पीछे रह जाएं। इसीलिए हम बातें बाजार की के अंदर आजकल क्रिप्टो की बातें कर रहे हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर। ठीक है साहब, अब आती है खेला। जब यहां पर खेला गया तो इन दोनों के साथ मुलाकात हो जाती है साहब। मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात निकल कर आती है कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करी, बढ़िया बातचीत हुई, पाकिस्तान उनके साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा सब बातचीत हुई साहब। तस्वीरें निकाल दी जाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि इस तस्वीर के आने से पहले ट्रंप अभी आधा घंटे पहले, ये मतलब इनसे मुलाकात करने से आधा घंटे पहले, अपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 2 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, महान लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी आइए मैं आपके साथ बातचीत कर लेता हूं। मतलब इन्होंने उनको आधा घंटे इंतजार कराया। अब आप पूछेंगे ये कोई बात हुई क्या सर, आधा घंटे इंतजार कराया? इतने लोग आए थे तो इंतजार करा लिया तो क्या बात बड़ी हो गई? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बड़ी बात तो है ही नहीं, बिल्कुल मिल लिए वो बड़ी बात है मेरे लिए। तो बड़ी बात इसलिए हुई जनाब क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति शिष्टाचार रूप से ही सही, कोई भी आता है राष्ट्राध्यक्ष तो उनको ग्रीट करते हैं, उनको ओवल ऑफिस के गेट तक लेने जाते हैं, नहीं लेने जाते तो वहां खड़े होकर तस्वीर खिंचाते हैं। उनके साथ में वो सारे शिष्टाचार, व्हाइट हाउस की वॉल पे डलना, अमेरिकी राष्ट्रपति की वॉल पे डलना बातों का कि हाँ भाई इस आदमी से मुलाकात हुई थी, ये सब होता है ना। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओवल ऑफिस में चाहे जेलेंस्की को रिसीव करें, चाहे कीर स्टारमर को, चाहे मतलब किसी भी नेता को अगर वो रिसीव करते हैं तो वो आकर रिसीव करते हैं, अगर गेट पर नहीं आते हैं तो अंदर ही रिसीव करते हैं, लेकिन तस्वीरें जरूर बाहर आती हैं। व्हाइट हाउस की तस्वीरें आपने इस तरह की देखी होंगी मल्टीपल टाइम, लेकिन इन महाशय के साथ कोई भी तस्वीर व्हाइट हाउस में साझा नहीं हुई। आज जो बात निकल कर आई वो ये कि आधा घंटे इंतजार और करवाया कि हाँ मैं आ रहा हूं मुलाकात करने। पर चलो कोई बात नहीं जी, व्यस्तताएं हो सकती हैं, मुलाकात के अंदर मिल लिए, ये बड़ी बात है भाई। 6 साल बाद, मतलब पहली बार इमरान खान मिले थे, उसके बाद अब जाकर कोई नेता मिला है, ये बड़ी बात है। मतलब इसका अपने आप में पाकिस्तानियों को फक्र होना चाहिए। 6 साल में उन्हें एक ऐसा नेता तो मिला जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर लिया। मुलाकात ही नहीं साहब, इन्वेस्टमेंट की बात कर लिया। इन्वेस्टमेंट ये असल में लोन को ही कहते हैं। इनके यहां पर यह है कि अमेरिकी कंपनी आकर के हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, हमें कर्ज देंगी और हमें बाहर निकालेंगी, उसे ये इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दूसरा एविडेंस देता हूं। देखो क्या है, जैसे ना ब्रिक्स की अपनी एक ब्रिक्स बैंक है, जैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है एससीओ वालों की है ना। ऐसे ही अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब 2 बैंकों का निर्माण किया, एक का नाम था आईएमएफ और एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आपको ये बातें हो सकता है कि लगे कि सर मजे में कह रहे हो, वास्तविकता है ये जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, फैक्चुअली करेक्ट है। इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, आईएमएफ
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम होता है ट्रेड सरप्लस को मैनेज करके चलना, ठीक है, यानी कि कोई अगर व्यापारिक घाटे में है कोई देश, तो उस व्यापारिक घाटे को कंट्रोल करके चलना। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसका निर्माण ही इसलिए हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया भर में मतलब तोड़ फोड़ मच गई, उनका रिकंस्ट्रक्शन कैसे कराएंगे, इसीलिए उस बैंक को शुरुआत में रिकंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड ही बात बैंक नाम दिया गया था, ठीक है। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक ही उसका नाम शुरुआत में था। तो जब कोई भी यूएन के अंदर पहुंचता है, तो यूएन के अंदर पहुंचकर जिसको लोन चाहिए होता है, वो इन दो बैंकों में भी साथ साथ जाता है। जैसे आप आए किसी शहर में, आपने देखा कि साहब एसबीआई का मुख्यालय भी यही है, एचडीएफसी का भी यही है, चलो लोन अप्लाई कर चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पाकिस्तान वाले पहुंचते हैं और जाकर के आईएमएफ की हेड से मुलाकात कर लेते हैं। मैडम आए थे, थोड़ा देख लेते, पिछली बार बाढ़ आई थी, आपने बढ़िया हमारा घर चला लिया था, मैडम कुछ हो सके तो देख लो। आईएमएफ वालों ने कहा हाँ हाँ, तुमको हमने कर्ज से मुक्त कराया था, प्यार पाकिस्तान के प्रेम से तुम्हें यही तो मिला था, करवाते हैं, कुछ करवाते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच प्यार से यही सब हुआ था, हो गया। इसके बाद ये मुलाकात करने पहुंचते हैं वर्ल्ड बैंक वालों से, बग्गा जी अपने वाले यहां पर हैं अमेरिका के अंदर वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक से कहते हैं कि सर $40 बिलियन का जो आप आगे आने वाले समय पर हमें लोन देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। $40 बिलियन का लोन क्या है? वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर देशों को लोन देता है। इंडिया को, वर्ल्ड के दुनिया भर के देशों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है। भारत आईएमएफ से कभी लोन नहीं लेता, क्योंकि आईएमएफ का लोन केवल डेट ट्रैप में ही लिया जाता है। जब आप कर्ज में फंस गए हो, निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आईएमएफ का हाथ लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। खैर, इनको यहां से संतुष्टि मिलती है, इनको दोनों तरफ से पैसे का अश्योरेंस मिलता है, ट्रंप से मुलाकात होती है, इज्जत बढ़ती है कि साहब ट्रंप के साथ फोटो खिंचा लिए। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खूब सारा कंटेंट मिल जाता है कि बढ़िया हो गया, देखिए जब एससीओ में गए थे तो बेइज्जती हुई थी, अब बेइज्जती का बदला लेकर आ गए। भाई साहब, इस आदमी का साहस इतना बढ़ गया कि ये एक दो गिनती भूल गया। कैसे भूल गया? अब मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये भाई साहब यूएनजीए के अंदर भाषण देने पहुंचते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरा हाथ हाथ हिलना एक नॉर्मल मूवमेंट है, मतलब जब कहीं उठना है हाथ तो उठ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई साहब क्या हालचाल है, तो ये तो मतलब सेटिंग नहीं बैठी ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज सेट नहीं हो रही ना, जबरदस्ती फेंकने वाली बात हो गई। ये बिल्कुल वैसा हुआ। ये भाई साहब यूएन में जाते हैं, इनके ट्रेनर ने शायद इनको बढ़िया ट्रेनिंग नहीं दी, भाषण देने बैठते हैं तो इनका जबरदस्ती एक्साइटमेंट बाहर आ रहा होता है कि हाँ, झूठ बोलने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो सब कोई बात नहीं साहब। तो यहां पर जब ये पहुंचते हैं तो ये 5 प्रमुख मुद्दे उठाते हैं: भारत पाक संघर्ष, पहलगाम का हमला, ट्रंप और नोबल, सिंधु जल संधि संधि और कश्मीर। सबसे पहले भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोलते हैं कि भारत को हमने युद्ध में हरा दिया था, जीत हमारी हुई थी, अब लेकिन पाकिस्तान शांति चाहता है। वाह, ये पहला ही तथ्य ऐसा था जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह था कि ये इस भाषण को जब दे रहे थे, उस समय अपने साथ कुछ ताली बजाने वाले लोगों को यूएन में ले गए। जब मैंने वो वीडियो अपने घर में बच्चियों को दिखाया तो वो बोलते, पापा ये तो साथ लेके गया होगा, इस तरह की तालियां यूएन में थोड़ी ना बजती हैं, तो जिंदाबाद कोई देश के लिए लगाने लग जाए। मैंने कहा बहुत सही, बच्चा पहचान गया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ पाए कि ये चीज पकड़ में आ जाती है। खैर कोई बात नहीं। ऐसे में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत हुई। बाय द वे, जीतने वाला व्यक्ति आगे से सीज फायर की बात नहीं करता। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था। दुनिया भर को यह जानकारी है। पता नहीं पाकिस्तान किस मुगालते में रहते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिएगा, और ऐसे में इनको झूठ बोलने के लिए यह तर्क मिला तो इन्होंने बढ़िया से फेंक दिया, यूएन के मंच से फेंका। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब हमने तो पहलगाम में निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय मांग की थी कि जांच करा लो, जैसा कि इन्होंने मुंबई हमलों के बारे में भी कभी कहा था। और तो और आगे निकलते हुए कहा कि सर ट्रंप को तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि इस बात पर दुनिया भर के राजनेताओं के मन पर मुस्कान के भाव थे कि बहुत सही जा रहे हो लौंडे, बहुत सही। ऐसे में सिंधु जल संधि पर भी ये बोले, भारत ने एक तरफा तरीके से जल संधि तोड़ दी है, हम इसे युद्ध की तरह ही मानते हैं। और कश्मीर के बारे में फिर इन्होंने कहा कि कश्मीर पर एक दिन जनमत संग्रह होगा और हमारे लिए फायदा होगा, यानी कि जनता वहां की खुद डिसाइड करेगी। और तो और इस बार इन्होंने नैरेटिव वॉर में एक लाइन और मार डाली, और वो लाइन ये थी कि साहब हिंदुत्व जो है ना, वो कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। हिंदुत्व इनसे बुला नहीं, इनसे बुला हिंदुत्व वाह वाह। और सच में ऐसा हुआ था, आप सुन सकते हैं। इंडिया why will government get not to no paper it create for one again three for again
हिंदुत्व वाह वाह, हाँ पता नहीं इसको सुन पाए हो या नहीं, तो फिर ढूंढ करके सुन लीजिएगा, ठीक है साहब। कुल मिलाकर के इन्होंने वही कार्य किया जो इनको वाह वाह करनी थी, इन्होंने हिंदुत्व की वाह वाह करी कि हाँ साहब ये एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है साहब। कुल मिलाकर के झूठ का वही सिद्धांत जो हिटलर के साथी गोबल्स अपनाते थे, वही इन्होंने बढ़िया से अपनाया कि झूठ को कई बार बोल दो बढ़िया हो जाएगा। चलिए साहब, इन्होंने सारे बयान कर दिए। इस बीच में जो इन्होंने फेंकना शुरू किया, जिसको लपेटने के लिए राजस्थान में जयपुर वाले मकर संक्रांति पर इंतजार करते हैं, कुछ वैसा फेंका इन्होंने। क्या फेंका? इन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान की सेना ने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए। भाई साहब ये बड़ी बात थी, यूएन के मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो तो वैलिडेशन मिलता है इस बात को कि सर इतनी बड़ी जगह से आपने बात बोली है, 7 फाइटर जेट मार गिराए। हमको भी लगा यार 7 गिर गए, चक्कर क्या है, कहां कहां गिर गए। चलिए तो अब एक बार के लिए इस बात का फैक्ट चेक यहीं कर लेते हैं जो इन्होंने बात बोली। अब फैक्ट चेक करने के लिए कहीं दूर नहीं जाएंगे, इन्हीं के ही वॉल पे ट्रेवल करेंगे। आओ, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फाइटर जेट्स गिरने की खूब सारी न्यूज आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने कितने फाइटर जेट मार गिराए, तो इन्होंने कहा सोशल मीडिया पर जाकर देख लो, हमने 5 इंडियन जेट मार गिराए हैं। ठीक है साहब, ये 7 मई की न्यूज है। आगे बढ़ते हैं साहब, ये थोड़े दिन आगे बढ़ते हैं। 7 मई के दिन पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 5 इंडियन जेट मार गिराए, जिसमें से 3 फ्रांस मेड राफेल हैं। ठीक है साहब, ये कंफर्म है, ये इन्हीं के प्रधानमंत्री का बयान, इन्हीं के रक्षा मंत्री का बयान, सारे बयान आपके सामने हैं। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 28 मई को पहुंचते हैं। 28 मई को पहुंचते पहुंचते ये बोलते हैं हमने 6 इंडियन जेट मार गिराए। अभी तक कितने चल रहे थे? 5 चल रहे थे, अब इन्होंने 6 मार गिराए, ये इन्होंने नंबर देना शुरू किया। ओके, शहबाज शरीफ ने अब एक मुकाम और हासिल कर लिया, क्योंकि इन्होंने बात ही बातों में एक और मार डाला, अब इन्होंने 7 मार डाले हैं। ठीक है साहब, अब आपको लगेगा कि यार ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही इनके साथी माइकल गोबल्स के पुनर्अवतार ये भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ताकि ये लगे कि हाँ जो पाकिस्तान बोल रहा है वो सच है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये आदमी भारत से ऐसी नफरत क्यों करता है। देखो यार, ये बहुत बुरी तरह से दूध का जला हुआ है भारत के केस में। आप पूछिए कैसे? देखिए हुआ क्या ना, ये आदमी जब राष्ट्रपति बना तो चुनाव का सबसे पहला वादा था कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। नहीं रुकवा पाया, नहीं रुकवा पाया, सारे प्रयास कर लिए। अंत में पता चला कि भारत जिस तरह से बैकबोन बनकर रूस के साथ खड़ा है, तेल खरीद करके, या फिर चाइना जैसे तेल खरीद कर साथ में खड़ा है, इन दोनों की वजह से रूस तक पैसा पहुंचता है। उसका जब तक पैसा पहुंचना नहीं रुकेगा वो युद्ध जारी रखेगा। इन्होंने कई बार भारत के साथ बातचीत कर ली कि तुम लोग रोक दोगे तो खेल हो जाएगा, अदरवाइज मैं हार रहा हूं। इनका जो ग्लोबल ह्यूमिलिएशन है, आप लोग जब भी बार बार हंसते हो इस बात पर कि ये कहता है मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए दुनिया के, ये भाई साहब मतलब थाईलैंड वालों का युद्ध रुकवा दिए, इतना तक क्लेम मान लेते हैं। तो ये जितने भी दुनिया के युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, लोग हंसते हैं कि जिन्हें रुकवाना था तुमसे वहां बाल भी बांका नहीं हो पाया। रशिया यूक्रेन पर तुम कुछ नहीं कर पाए, इजराइल फिलिस्तीन का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, फालतू में फटो मत। जो सही में युद्ध थे उनका कुछ नहीं कर पाए। डिस्प्यूट को खत्म करना, युद्ध को खत्म करना कहते हो। खैर चलो कोई बात नहीं। इस ह्यूमिलिएशन का ये बदला लेने के लिए कि इंडिया को कैसे मैं नीचा दिखाऊं, ताकि इंडिया एकदम शर्म के मारे ही खुद चला आए कि भाई साहब शांत हो जाओ यार। लेकिन हम तो और बड़े वाले हैं, हम शांत होने की जगह इन्हीं की रोस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको इनका तथ्य दिखाता हूं। 19 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं कि 5 जेट मार गिराए थे साहब इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में। ठीक है, माइकल गोबल्स का पुनर्अवतार है भाई साहब। फिर देखिएगा 15 अगस्त को बोलते हैं कि 6 से 7 प्लेन मार गिराए थे साहब, नंबर बढ़ गया साहब। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा और तारीखों पर आगे निकलते हैं। अगस्त 25 को बोलते हैं 7 जेट मार गिराए थे। देखिए साहब, हो सकता है कुछ समय बाद ये जेट की संख्या बढ़कर 8 भी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे कागजों में ये नंबर बढ़ रहा है। पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बोले 5 में फील नहीं आ रही, 6 कर दो, 6 नहीं आ रही 7 कर दो। तो कुल मिलाकर आपने इनकी कहानी को समझ लिया कि इनके नंबर कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। बाय द वे, पाकिस्तानियों ने एक और खुशी मनाई, और वो ये था कि ट्रंप ने अपने यहां पर जो बैज लगा रहता है उसमें एक फाइटर जेट पहना हुआ था। फाइटर जेट का इस तरह से इन्होंने एम्बलम लगाया हुआ था। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जब भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात करते हैं, वो अपनी टेबल पर कोई ना कोई विमान, फाइटर जेट, कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं। जब किसी के साथ उस जगह पर बातचीत कर रहे होते हैं, वो अपने आप को हमेशा वॉर रेडी बताने के लिए एक फाइटर जेट का
अभी तो यहां पर इन्होंने बैच लगा लिया, वो सामने हवाई जहाज जरूर रखते हैं। इसी से परेशान होकर के कतर वालों ने बेचारों ने खुद से एक विमान पकड़ा दिया इनको कि सर ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट। साउथ अफ्रीका वाले बोले सर हम विमान नहीं दे पाएंगे। मतलब इस आदमी ने सबको यही दिखाया है। पाकिस्तानी लोग ले रहे हैं इस चीज को कि देखो अमेरिका कहना चाहता है कि मैंने राफेल टांक रखा है। अबे तुमको लगता है कि ट्रंप राफेल का प्रचार करेंगे? वो F-35 का प्रचार नहीं करेगा कि दुनिया वालों वो खरीद लो जो बिक नहीं रहा है, जो जबरदस्ती केरला में खड़ा रह गया है उसे कोई खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तानी मूर्खों, तुम चाइना से खरीद रहे हो, हमसे नहीं खरीद लोगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने भर भर के तारीफ करी कि देखा उन्होंने राफेल लगा रखा था, इंडिया को जलाने के लिए मजा आ गया। भाई पाकिस्तानी एकदम उड़े पड़े हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल का चरम सुख पा रहे हैं। यहां पर भाई हर जगह हर तरफ से ये कि साहब मजा ही आ गया, हमारे नेता ने तो कमाम तब वो कर दिया। खैर कोई बात नहीं, सब पाकिस्तानी और ये एक दूसरे से बढ़िया खुश हो लिए। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने बहुत अच्छा एक काम किया। जैसे हमारे कहावत है ना कि भाई हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। अब कुत्तों को मारोगे तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे लोग, तो उनको इग्नोर करो। भारत ने भी वही किया। इनको जवाब देने के लिए हमने विदेश मंत्री को भी परेशान नहीं किया, हमने अपनी एक IFS ऑफिसर, बहुत यंग ऑफिसर जिनको वहां पर UN में हमारी ड्यूटी लगनी होती है, सबकी ड्यूटी होती है, हर देश अपना प्रतिनिधि भेजता है, उनको भेज दिया। और उन्होंने बकायदा अपनी आसान भाषा में जो इनके पंख उधेड़े, वो भाई साहब सबके लिए एक देखने लायक सीन बन गया। इन्होंने सारी बातें निकाल करके कह दी कि साहब ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग, ये वही लोग हैं ना जो कभी ये कहा करते थे कि हमारे यहां पर आतंक नहीं है लेकिन ओसामा इन्हीं के यहां मिला। जैसे भारत के पहलगाम पर जो छाती पीट रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय जांच करा लो, ये वही लोग हैं ना जो रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी उसको UN में प्रतिबंधित करवाने से रोकने आए थे, बाद में वो आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गया। तो बोले सर किस बात की चर्चाएं हो रही हैं? आज तो UN भी झूठ का गवाह बन गया। आप सोच कर देखिए, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स को भारत के एक छोटे से अधिकारी ने आईना दिखा दिया कि हमें लगता नहीं है कि तुम लोगों के सामने बोला जाए, हम तुमको बता दे रहे हैं तुम्हारी प्रासंगिकता खत्म हो रही है। तो भारत ने इस बात को बढ़िया से कर दिया। खैर अब भाई साहब अमेरिका की मीडिया इस बात को जानती थी कि मजेदार आइटम आया है, क्योंकि ये वही आइटम है जो कभी बोल दिया था कि सोशल मीडिया पर देख लो कितने फाइटर जेट गिरे हैं। भाई साहब इनका एक इंटरव्यू ले लिया जाता है और उस इंटरव्यू में ये भाई साहब बोल देते हैं कि सेना के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हाइब्रिड मॉडल जैसा है। मतलब इनसे पूछा गया कि यार हमारे देश में, ये अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने कहा है ना कि साहब एक बात बताओ मिनिस्टर कि हमारे देश में यानी कि अमेरिका में पीटर हेगसेथ जो रक्षा मंत्री है उसको सारे जनरल्स रिपोर्ट करते हैं। अगर पीटर हेगसेथ चाहें तो वो रक्षा मंत्री होने के नाते जनरल्स को हटा सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आर्मी जनरल को हटा सकते हो या आप उसे रिपोर्ट करते हो? तो ये भाई साहब पूरी तरह से आंसर स्पीचलेस हो गए। तो इन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान वो देश है जहां का रक्षा मंत्री वहां के सेना के जनरल को रिपोर्ट करता है, तो आपका कोई महत्व नहीं है, आप बताइए क्या है? तो इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर सेना के साथ सरकार हाइब्रिड मॉडल में चलती है, हम मिलकर के काम करते हैं और ये इनका हाइब्रिड मॉडल है। और इन्होंने अमेरिका वालों से कहा कि आप लोग तो डीप स्टेट हो, क्योंकि आप लोगों के यहां पर कौन निर्णय ले रहा है वो किसी को पता नहीं चलता है। खैर साहब एक और चीज निकल के आई, इन्होंने अमेरिका के सामने अमेरिका के बारे में कहा। एंकर ने पूछा कि चाइना के साथ आप लोग इतना व्यापार कर रहे हो, अमेरिका के साथ क्या फ्लर्ट कर रहे हो क्या? तो इन्होंने कहा देखिए हाँ ये थोड़ा फ्लर्टियस रिलेशन तो है, लेकिन हाँ हम इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तान के किस दिन लद जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन करी उसी दिन ये पलटी मार देगा और पलटी मार करके इनका खेल बिगाड़ देगा। खैर फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों को खुश होने का दिन है, क्योंकि झूठ जब तेजी से बोला जब जाता है तो माहौल बढ़िया बनाता है, लेकिन कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला और बातें बाजार की ऐप पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप जाकर चेक अवश्य करें। धन्यवाद।